नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। भारत एक सोच में आपका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि भारत को असली ताकत कहां से मिलती है? भारत दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में अलग क्यों है? हमारी बुलंद लोकतंत्र व्यवस्था को दुनिया आदर्श शासन प्रणाली क्यों मानती है? क्योंकि भारत को असली ताकत यहाँ के लोगों से मिलती है। यहाँ लोकतंत्र लोगों से है और लोगों के लिए है। हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था में एक दूसरे की गलतियों को ठीक करने की गजब क्षमता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने का फैसला सुनाया है। गुप्त चंदे को वोटरों के साथ धोखा बताया। राजनीतिक दलों को मिलने वाले कॉर्पोरेट चंदे पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चोट की है। अब सवाल उठता है कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम में क्या खामियां हैं? इसे किस सोच के साथ कानूनी जामा पहनाया गया? क्या इसके सिर्फ सत्ताधारी पार्टियों को फायदा होता है? सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के चंदे की रकम में इतना अंतर क्यों? क्या कॉर्पोरेट चंदा निष्पक्ष चुनाव और समानता के अधिकार के खिलाफ है? चुनाव में राजनीतिक दल फ्रीबीज के चुंबक से किस तरह वोट खींचते हैं? क्या कॉर्पोरेट चंदा और फ्रीबीज ने लोकतंत्र को गिव एंड टेक वाला सिस्टम बना दिया है? आज ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम लोकतंत्र में लक्ष्मी तंत्र के खेल में। दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं होती, उसकी एक कीमत होती है। वो कीमत कैसे वसूली की जाती है, उसका तरीका और समय अलग हो सकता है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को भी इसी चश्मे से देखा। इसे भारत के लोकतंत्र की सेहत में हानिकारक मानते हुए असंवैधानिक करार दिया। 5 जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले, उसे कैश कराने वाले और इससे मिली रकम के बारे में पूरी जानकारी 13 मार्च तक सार्वजनिक की जाए। मतलब देश के 90 करोड़ वोटरों को ये पता चल जाएगा कि सियासी दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में किस कॉर्पोरेट घराने से कितना चंदा मिला। साल 2018 में चुनावी चंदे में पारदर्शिता के नाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम लाया गया था, लेकिन यह सिस्टम शुरू से सवालों को घेरे में रहा। सामने आ रहे आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2024 तक 16,500 करोड़ रुपए से अधिक का इलेक्टोरल बॉन्ड बिका है। 2022-23 तक राजनीतिक दलों ने करीब 12,000 करोड़ का बॉन्ड भुनाकर चंदा लिया, जिसमें से 6,566 करोड़ सिर्फ बीजेपी के खाते में गया। ऐसे में सबसे पहले यह समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गुप्त चंदा मामले में किस तरह से फैसला सुनाया। बीजेपी 6,566 करोड़, कांग्रेस को 1,130 करोड़, टीएमसी को 1,093 करोड़, बीजेडी को 774 करोड़, डीएमके को 617 करोड़, आम आदमी पार्टी को 94 करोड़, एनसीपी को 64 करोड़, जेडीयू 64 करोड़ और अन्य को 1,095 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से देश के राजनीतिक के दलों को 2022-23 तक मिला। करोड़ों का चंदा किसने और क्यों दिया? क्या पॉलिटिकल फंडिंग की गुप्त व्यवस्था लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक है? जब यह मसला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को अपने फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक बताते हुए इसे तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए,
ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। और साथ में उन्होंने तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, सबको रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस दलील को खारिज कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता लाने और काले धन की एंट्री रोकने के लिए लाई गई थी। अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाले भारतीय स्टेट बैंक को आदेश दिया है कि 12 अप्रैल 2019 से अब तक जारी सभी चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को सौंपे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यहां हर मतदाता के वोट की बराबर वैल्यू है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से शुरू और खत्म नहीं होता। हम खुद से पूछे कि कंपनियां भारी फंडिंग करती हैं तो क्या निर्वाचित जनप्रतिनिधि मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में कई खामियां हैं। तो जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने फैसले में कहा कि लोकतंत्र में वोटर को जानने का हक है, दानकर्ता की गोपनीयता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कॉरपोरेट डोनर और सियासी फायदा लेने वालों के आपसी लाभ की व्यवस्था एक तरह की मनी लॉन्ड्रिंग है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भारतीय स्टेट बैंक को 13 मार्च तक बताना है कि किस कॉरपोरेट घराने ने कितना गुप्त चंदा यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में किस किस राजनीतिक दल को दिया। जांच कर नहीं सकते आप, क्योंकि वो सब छुपा हुआ है। केवाईसी सिर्फ स्टेट बैंक के पास है और कहीं है ही नहीं, तो उसमें क्या गड़बड़ हो रही है ये किसी को नहीं पता। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब उजागर करिए, तब पता लगेगा कि क्या हुआ था। पॉलिटिकल फंडिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी सियासी पार्टियां अपने अपने लेंस से देख रही हैं। कोई इसे नोट पर वोट की शक्ति मजबूत करने वाला फैसला बता रहा है, तो किसी को इससे लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बहाल होता दिख रहा है। ये एक तूफान है, एक भूकंप है, क्योंकि ये साबित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि मोदी सरकार सूट, बूट, झूठ और लूट की सरकार है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाया गया था, ये गैर कानूनी है और ये हमारे संविधान के खिलाफ है। जिस प्रदेश से मैं आता हूं, वहां तो जब तक 10-15 लाश नहीं गिरती थी तो चुनाव होता ही नहीं था। और वो अतीत की बात है ना। और भी कई तरीके से चुनाव में सुधार के लिए जितना प्रयास करना है वो काफी किया गया है। ये भी उसी प्रामाणिक प्रयास में चुनाव को पारदर्शी बनाने का प्रयास था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है तो हम उनका सम्मान करते हैं। पॉलिटिकल फंडिंग का जो रास्ता करीब 6 साल पहले निकाला गया था, उसमें कई तरह की खामियां शुरुआती दौर से महसूस की जा रही थी। चुनाव आयोग भी इस बारे में कानून मंत्रालय से अपनी बात कह चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है 2017 में फाइनेंस बिल के जरिए लाया गया था और 2018 में स्कीम बनी थी। उस समय इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो चिंताएं थी वो भारत सरकार को लॉ मिनिस्ट्री के जरिए बताई थी। उन चिंताओं पर मंत्रालय ने कहा कि जब स्कीम फॉर्मुलेट होगी तब इन पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन जब स्कीम बन गई तब भी इलेक्शन कमीशन ने पाया कि उन इलेक्शन कमीशन की चिंताओं पर ट्रांसपेरेंसी बेसिकली या शेल कंपनीज द्वारा डोनेशन होने की बात, इस सब के बारे में पर्याप्त संतोषप्रद व्यवस्था नहीं की गई थी स्कीम में। जब कॉर्पोरेट चंदा एक सीक्रेट रूप से दिया जाता है कि किसी को पता ना चले कि किस कॉर्पोरेट ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, तो वो लोकतंत्र के खिलाफ हो जाता है। कॉर्पोरेट जिस मर्जी पार्टी को जितना मर्जी चंदा दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जनता को पता होना चाहिए कि कौन सी कॉर्पोरेट कौन सी पार्टी को कितना पैसा दे रही है, क्योंकि ये पता होने के बाद ही जनता ये फैसला कर सकती है कि सरकार का जो फैसला है, पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार में है उसका जो फैसला है वो चंदे की वजह से किया गया है या जनता या देश की भलाई के लिए किया गया है। अब सवाल उठता है कि साल 2018 में पॉलिटिकल फंडिंग के लिए जो रास्ता निकाला गया, उससे राजनीति में काले धन की एंट्री रुकी या बदस्तूर जारी रही। कॉरपोरेट ने करोड़ों का मोटा चंदा दिया तो बदले में सियासी पार्टियों ने उनकी किस तरह से मदद की?
ऐसे सवालों के जवाब के लिए एसबीआई की उस लिस्ट का इंतजार करना होगा जो लोकसभा चुनावों से ठीक पहले जारी होनी है। बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण जेटली अब इस दुनिया में नहीं है। साल 2017 में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था, विदाउट ट्रांसपेरेंसी ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर नॉट पॉसिबल। मतलब कि बगैर पारदर्शी राजनीतिक फंडिंग के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा था कि पिछले 70 साल में हम पारदर्शी व्यवस्था नहीं बना सके हैं। इसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था वजूद में आई। इस व्यवस्था में वोटर ये नहीं जान सकता था कि कौन से कॉरपोरेट घराने से किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया। कंपनीज एक्ट में संशोधन कर व्यवस्था की गई कि ऐसी विदेशी कंपनियां भी चंदा दे सकती हैं जिनका दफ्तर भारत में है। चुनावी चंदे पर कंपनियों के मुनाफे का 7.5% वाला कैप भी हटा दिया गया। मतलब घाटे में चल रही कंपनियां भी राजनीतिक दलों को अपनी मर्जी के हिसाब से चंदा दे सकती थी। चुनावी चंदे की ऐसी व्यवस्था में कॉरपोरेट घरानों और जनप्रतिनिधियों के बीच कनेक्शन बनने के चांस बढ़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि इससे नीतिगत फैसलों के प्रभावित होने का खतरा है। ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम क्या था। लोकतंत्र में लोगों तक पहुंचने के लिए राजनीतिक दलों को बहुत खर्च करना पड़ता है। बड़ी बड़ी रैलियां करनी पड़ती, रोड शो करना पड़ता है। पोस्टर बैनर से लेकर सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचानी पड़ती। इसमें होता है बहुत खर्चा, मोटा खर्चा। राजनीतिक दलों की आमदनी का मुख्य जरिया है चंदा। पॉलिटिकल फंडिंग के तौर तरीकों को लेकर अक्सर सवाल उठता रहता है। पॉलिटिकल फंडिंग में काले धन के एंट्री को रोकने के इरादे से साल 2017 में मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना का ऐलान किया और जनवरी 2018 में इसे लागू कर दिया गया। इस स्कीम के तहत भारतीय स्टेट बैंक सियासी दलों को चंदा देने के लिए बॉन्ड जारी करने की व्यवस्था थी। इलेक्टोरल बॉन्ड 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जारी होता था। इसे कोई भी ऐसा शख्स खरीद सकता था जिसके पास बैंक खाता हो और जिसकी केवाईसी की जानकारियां मौजूद हों। इसमें बगैर पहचान बताए किसी भी सियासी राजनीतिक दल को गुप्त दान देने की व्यवस्था बनाई गई। चुनाव सुधार के संबंध में, इलेक्टोरल रिफॉर्म के संबंध में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं और कई महत्वपूर्ण फैसलों का प्रभावी असर भी पड़ा है। जो राजनीतिक दल हैं उनके जो फंडिंग है उसकी वो भी पारदर्शी हो, इसके लिए एक बॉन्ड की व्यवस्था हुई थी और वो बहुत पारदर्शी व्यवस्था थी। जब ये संशोधन लाया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन लाया गया था और इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन लाया गया था, कंपनीज एक्ट में संशोधन लाया गया था। इस नज़रिए से लाया गया था कि इसके द्वारा जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो निश्चित रूप से पैसा भाजपा को देंगे, क्योंकि भाजपा की सरकार थी। तो ये मेरे दोस्त लेट अरुण जेटली जी का ब्रेन चाइल्ड था और इसका नाम रखा था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। केंद्र सरकार ने चुनावी चंदे की नई स्कीम को लागू कर दिया, लेकिन चुनाव आयोग की चिंताओं का कोई संतोषजनक रास्ता नहीं निकला। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत बताते हैं कि चुनाव आयोग ने किस तरह से कानून मंत्रालय के सामने अपनी चिंताओं को रखा था और वहां से क्या जवाब मिला। इलेक्शन कमीशन ने फिर लिखा था कि सब ये व्यवस्थाएं हो जाएं, तो वहां के अधिकारियों ने इलेक्शन कमीशन को आके ब्रीफ किया था और कहा था कि अभी आने दीजिए, 1-2 बार इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा आने दीजिए, उसके रिटर्न फाइल होने दीजिए, आपको अनुभव हो जाएगा कि इसमें कोई खामी नहीं है। संवैधानिक संगठन अपने तरीके से आगे बढ़ रहे थे और राजनीतिक दल अपने तरीके से। देश के राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मोटा चंदा मिलना जारी था। उसमें भी सत्ताधारी पार्टी को मिले गुप्त चंदे का ग्राफ लगातार बढ़ रहा था, तो विपक्ष में बैठी पार्टियों को भी गुप्त चंदा मिलता रहा।
बीजेपी के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा हासिल करने में कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी रही। टीडीपी, शिवसेना, जेडीएस, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, एआईएडीएमके, आरजेडी, जेएमएम जैसी पार्टियों को भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गुप्त चंदा मिला। राजनीतिक दलों की आमदनी का बड़ा हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में आ रहा था। ऐसे में साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट में गुप्त चंदे की इस व्यवस्था को चुनौती दी गई। आपने अपनी याचिका में क्या कहा था? जी, मैंने अपनी याचिका में ये प्रेयर रखी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, अमाउंट डिस्क्लोज नहीं हो रहा है। तो इससे कई सारी कॉर्पोरेट कंपनी अपनी तरफ से चंदा देती हैं सत्ताधारी पार्टी को, और कहीं ना कहीं उससे फेवर चाह रही थी। तो मैं चाह रही थी कि इसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ अमाउंट पॉलिटिकल पार्टीज को देता है तो इट शुड बी डिस्क्लोज्ड। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनावी चंदे के सिस्टम को असंवैधानिक मानते हुए इसे रद्द कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इससे आगे क्या? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पॉलिटिकल फंडिंग का पारदर्शी और साफ सुथरा मैकेनिज्म क्या हो? राजनीतिक दलों के लिए चंदे की ऐसी कौन सी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें कॉरपोरेट और जनप्रतिनिधियों के बीच कनेक्शन के लिए रत्ती भर भी जगह न हो? ये सच है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा सत्ताधारी बीजेपी को मिला, राज्यों में सत्ता में बैठी पार्टियों को मिला। लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा विपक्ष में बैठी पार्टियों को भी मिला, भले ही वो रकम सत्ताधारी पार्टी को मिले चंदे की तुलना में कम हो। इस लिस्ट में कांग्रेस भी है, टीएमसी भी है, टीडीपी भी है, शिवसेना भी है, समाजवादी पार्टी भी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों ने कभी पॉलिटिकल फंडिंग को साफ सुथरा और पारदर्शी बनाने के लिए काम किया? पॉलिटिकल फंडिंग का मैकेनिज्म तब तक देश में साफ सुथरा नहीं हो सकता जब तक राजनीतिक दल पूरी ईमानदारी से चुनावी चंदे और खर्च का हिसाब लोगों के सामने नहीं रखेंगे। पिछले कुछ दशकों में भारतीय लोकतंत्र के भीतर लेन देन की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। वोटर और सियासी दलों के बीच भी रिश्तों का आधार लेन देन का बनता जा रहा है। वोटरों को सुनहरे ख्वाब और वोट के बदले सीधा फायदा देने का ऑफर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश में सिर्फ 4 जाति है, गरीब, युवा, महिला और किसान। ये भी एक ऐसी परिभाषा है जिसके जरिए बीजेपी देश के बड़े वोट बैंक को एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि अगर डबल इंजन सरकार रहेगी तो सरकारी योजनाओं का फायदा मिलता रहेगा। राजनीतिक दलों ने मुफ्त की योजनाओं के जरिए अपनी वोट की जमीन को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश की है, जिसमें फ्रीबीज पॉलिटिक्स के कई मॉडल भारत में लोगों के सामने हैं। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ये 4 वर्ग चाह लें, किसी को भी सत्ता में बनाए रख सकते हैं और किसी को भी सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। ऐसे में बीजेपी नेता मोदी की गारंटी को ड्राइविंग सीट पर बैठाए हुए हैं, जिसमें उज्ज्वला योजना के जरिए गरीब परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन है। प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना के तहत कामगारों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए महीना की पेंशन। पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए। आयुष्मान भारत के जरिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए घर बनाने में कर्ज पर सरकार की ओर से सब्सिडी मिल रही। गरीब की मौत पर 2 लाख का जीवन बीमा देने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना चल रही। बच्चियों के बड़े होने पर पढ़ाई लिखाई में दिक्कत न हो, इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना चल रही है। गरीबों को मुफ्त अनाज से बिजली देने तक की योजनाएं चल रही हैं।
ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता वोटर्स को लगातार बता रहे हैं कि मोदी मॉडल में कितना फायदा है। राहुल गांधी भी अपनी न्याय यात्रा पर हैं और देश को जोड़ने वाली राजनीति करने का वादा कर रहे हैं। उनके 5 न्याय में भागीदारी न्याय, श्रमिक न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और युवा न्याय शामिल है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक, राजस्थान से तेलंगाना विधानसभा चुनावों में कांग्रेस भी लोगों को मुफ्त के वादों और योजनाओं के सहारे ही जोड़ने की कोशिश कर रही थी। एक से एक लुभावने चुनावी वादों के बाद भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बचा पाई, पर तेलंगाना में सरकार बनाने में कामयाबी मिली। कुछ दिन पहले हमने किसानों के लिए एमएसपी की लीगल गारंटी दी है। हम कानूनी गारंटी देंगे कि हिंदुस्तान के किसानों को सही एमएसपी दी जाए। ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कई लुभावने वादों के साथ लोगों के बीच गई थी, जहां कांग्रेस को कामयाबी मिली। इसी तरह आम आदमी पार्टी की राजनीति में भी मुफ्त बिजली, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई के साथ कैश मदद भी है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी सत्ता में है और देश के कई दूसरे राज्यों में विस्तार के लिए लगातार हाथ पैर मार रही। भारत के हर हिस्से में मुफ्त की योजनाओं के जरिए वोटर्स को अपने पाले में जोड़ने की राजनीति तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जिसे लोकतंत्र की सेहत के लिए हानिकारक समझा जा रहा है। ये राजनीतिक दलों ने ही वोटरों को सिखाया है कि भाई ये ले लो और हमें वोट दे दो, और वोटरों को फिर साथ साथ ये लगने लगा कि आज तो ये बंदा हमसे वोट मांगने आया है, इसके बाद 5 साल तक तो ये कहीं दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए जो इससे आज ले सकते हो वो ले लो। ये लोकतांत्रिक सिस्टम में त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, गड़बड़े हैं, इनको ठीक करना जरूरी है। इसमें बहुत हद तक राजनीतिक पार्टियां जिम्मेवार हैं, क्योंकि उन्होंने वोटरों को वो रास्ता दिखाया कि आप फ्री भी ले लीजिए और हमें वोट दे दीजिए, और ये परंपरा बनती जा रही है। इसकी वजह से एक और नुकसान जो हो रहा है, जो मैं जरूर यहां बताना चाहूंगा, कि जो राजनीतिक पार्टियां ये काम नहीं करती थी और इसके खिलाफ थी, उनको भी मजबूरी में आके ये काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो जिस पार्टी ने ये ऑफर किया है वो सारी मलाई उतार के ले जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी रेवड़ी कल्चर को देश के लिए खतरनाक बता चुके हैं, लेकिन बीजेपी के प्रचार अभियान में मोदी की गारंटी ड्राइविंग सीट पर है। राजनीतिक दलों की दलील है कि सरकार का काम है समाज के कमजोर वर्गों की मदद करना। फ्रीबीज और लोक कल्याणकारी योजनाओं के बीच इतनी पतली लकीर है जिसमें यह तय करना आसान नहीं है कि कौन सी सरकारी योजनाएं या चुनावी वादे समाज के कमजोर वर्गों की मदद के लिए है और किसे इस्तेमाल कर लोगों का वोट बटोरा जा रहा है। राजनीतिक पंडित अक्सर सवाल उठाते हैं कि फ्रीबीज कल्चर लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, लेकिन दलील ये भी दी जाती है कि आखिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाना, सरकार के होने का एहसास कराना। तो फिर फ्रीबीज में बुराई क्या है? भारत में चुनाव के दौरान फ्रीबीज परंपरा की शुरुआत करीब 57 साल पहले दक्षिण भारत से हुई थी। वो साल 1967 का था। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके नेता सीएन अन्नादुरई ने 1 रुपए किलो चावल देने का वायदा किया। उस चुनाव में डीएमके को प्रचंड जीत मिली। तब के पॉलिटिकल पंडितों ने अन्नादुरई की जीत की वजह सस्ता चावल का वादा बताया। बाद में इसी रास्ते एनटी रामाराव आगे बढ़े और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गए। तमिलनाडु में जयललिता ने भी लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए फ्रीबीज का सहारा लिया। तमिल राजनीति में फ्रीबीज मॉडल, जिसमें लोगों को सियासी पार्टियां कभी रंगीन टीवी तो कभी प्रेशर कुकर, कभी वॉशिंग मशीन तो कभी मंगलसूत्र देने का वायदा करती रही हैं। किसानों से कहीं कर्ज माफी का वायदा किया जा रहा था तो कहीं मुफ्त बिजली देने का वादा। दक्षिण से होते हुए फ्रीबीज 2012 में यूपी के चुनावी अखाड़े तक पहुंच गई, जिसमें अखिलेश यादव ने छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट देने का वायदा किया। लेकिन फ्रीबीज की राजनीति को बड़ा फलक दिया आम आदमी पार्टी ने, जिसके कारण पहले दिल्ली और फिर पंजाब में सरकार बनी।
गरीबों को वोट बैंक के तौर पर मुखर तरीके से 1970 के दशक में इस्तेमाल किया गया, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस दौर में सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों की काट के तौर पर गरीबी हटाओ का नारा दिया। लोगों के करीब दिखने के लिए उनकी सरकार पहले ही राजाओं के प्रिवी पर्स खत्म करने और बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे बड़े फैसले ले चुकी थी और देश में गरीबों की सबसे बड़ी खैरखाह के तौर पर उभरी थी। वो साल 1969 का था। उस दौर में कांग्रेस पार्टी और सरकार में खींचतान चरम पर थी। तनातनी इस कदर बढ़ी कि कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए। ऐसे में इंदिरा गांधी ने अपने भाषणों में बार बार गरीबों का जिक्र शुरू किया। गरीब बनाम अमीर सियासी कार्ड के जरिए इंदिरा गांधी ने एक और जहां कांग्रेस में अपने विरोधियों को किनारे लगाया, तो सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों के सियासी एजेंडे को भी एक तरह से हाईजैक कर लिया। जैसे ही 1971 में आम चुनाव की घंटी बजी, इंदिरा ने नारा दिया, गरीबी हटाओ। उनके गरीबी हटाओ के नारे ने जादू की तरह असर किया। वो 1971 में चुनाव जीत गए, वो भी प्रचंड बहुमत से। हर चुनाव में गरीबी और गरीब मुद्दा बनते रहे। सियासी दलों के नेता गरीबों को बड़े बड़े सपने दिखाकर वोट लेते रहे। कभी गरीबी हटाओ, कभी आरक्षण, कभी कर्ज माफी, कभी बेरोजगारी भत्ता के नाम पर सियासतदान अपना मतलब साधते रहे। लेकिन आज तक न तो गरीबी खत्म हुई, न ही गरीबों के नाम पर होने वाली राजनीति। साल 2014 में नरेंद्र मोदी भी अच्छे दिन आएंगे के नारे के साथ प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। नोटबंदी के बाद उनकी छवि गरीबों के मसीहा की बनी। इसका असर साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में दिखा। उन्होंने चुनावी लड़ाई को गरीब बनाम अमीर में बदल दिया। मेरा ये मंत्र है कि सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए, सरकार सामान्य मानवी के लिए होनी चाहिए, सरकार जरूरतमंदों के लिए होनी चाहिए। और हमने कोशिश की है कि हमारी सरकार इस काम को पूरा करे। चुनाव में बड़ा बहुमत हासिल करने के लिए वोटरों को तरह तरह की मुफ्त सुविधाएं देने का वादा किया जा रहा है। ये भी एहसास दिलाने की पूरी कोशिश होती है कि सरकार ने उनकी जिंदगी को बदलने के लिए किस तरह से काम किया है। इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता और इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, समाधान नहीं है। प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि ये रेवड़ी कल्चर खत्म होना चाहिए, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और उनका राजनीतिक दल तमाम जो है इसको प्रोत्साहन देता है। तो इसमें हमारे जो एकजुटता नहीं है, राजनीतिक दलों में परस्पर सहयोग और विश्वास का अभाव है। इसी तरीके से रेवड़ी कल्चर जो है वो चल रहा है और देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बर्बाद होती जा रही है। किसी भी तरह से सत्ता हासिल करने की दौड़ में कहीं ना कहीं लोकतंत्र नए सिरे से परिभाषित हो रहा है, जिसमें वोटर और सियासी दल दोनों अपने अपने तरीके से अपना फायदा देख रहे हैं। लेकिन इससे लोकतंत्रीय व्यवस्था में रिप्रेजेंटेशन कम और सिलेक्शन वाली प्रवृत्ति ज्यादा हावी होने लगती है, जिसे लोकतंत्र की सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है। पॉलिटिकल साइंस की किताबों में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, कोऑपरेटिव डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इंटरैक्टिव डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी, रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी जैसे मॉडल का जिक्र बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन हाल के दशकों में लोकतंत्र में लेन देन का मॉडल यानी एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ा है। कहीं करोड़ों के चुनावी चंदे के रूप में तो कहीं करोड़ों को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के नाम पर, जिसमें वोटर और जनप्रतिनिधि दोनों एक दूसरे से कुछ हासिल करने की उम्मीद में कदम ताल करते हैं। तो कारोबारी घराने भी राजनीतिक दलों को वो मोटे चंदे के बदले अपने लिए बिजनेस की राह में कुछ छूट या सहूलियत की ख्वाहिश रखते हैं। चुनाव अब बहुत खर्चीला हो चुका है। राजनीतिक दलों के इलेक्शन कैंपेन में बहुत बड़ा और व्यवस्थित तंत्र काम करता है, जिसमें सामान्य आदमी तो क्या क्षेत्रीय पार्टियों का भी दम फूलने लगा है। किसी सामान्य मिडिल क्लास आदमी के लिए राजनीति में उतरना और फिर चुनाव जीतना एवरेस्ट चढ़ने जैसा बनता जा रहा है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने एक ऐसे आदर्श लोकतंत्र की कल्पना की थी जिसमें धन बल नहीं
बल्कि जनबल की प्रधानता हो, जिसमें आम आदमी के सामने विधानसभा या संसद पहुंचकर जन सेवा का बराबर का मौका हो। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आते बदलावों पर गंभीरता से ईमानदार मंथन की जरूरत है। आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।